गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड। एक बार फिर अपन अगले वीडियो के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। पिछले वीडियो के अंदर हमने जितने भी हमारे पीवाईक्यू आए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर, मैंने पूरे 5 पेपर का एनालिसिस करके आपको बताया था। आज के वीडियो के अंदर मैंने आपसे उस वीडियो के अंदर वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक टॉपिक के अनुसार अपनी पहली यूनिट आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड बायोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी टैक्सोनॉमी के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड के 5 अच्छा पेपर हुए और फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपर हुए। तो सेकंड ग्रेड के अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर प्लांट टैक्सोनॉमी, आज हम जिन क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारी है प्लांट टैक्सोनॉमी की है। उसके अंदर डाइवर्सिटी, इसके अंदर मैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, मैं एनजीओ को यहाँ इंक्लूडिंग नहीं कर रहा हूँ। और उसके अलावा टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमिकल टूल्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी, इन सभी को मिला के सेकेंड ग्रेड बायोलॉजी के अंदर 30 क्वेश्चन आए हैं और इतने के इतने क्वेश्चन 20 प्लस या 25 के आसपास क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड ग्रेड बायोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन इन टैक्सोनॉमी यूनिट से आए हैं। बॉटनी, प्लांट की टैक्सोनॉमी, मैं अभी जूलॉजी की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे केवल प्लांट की बात कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। और मैं शुरुआत में बता देता हूँ एक बार और आपको, ये जो पीडीएफ है पूरे क्वेश्चन की पीवाईक्यू की पीडीएफ है, ये आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड के अंदर। आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च ऑप्शन के अंदर सर्च करना आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड, वहाँ पे हमारा ग्रुप आएगा, उस ग्रुप के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बिना टाइम अपना वेस्ट किए आगे चलते हैं। ये सेकेंड ग्रेड के पेपर है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर पहली यूनिट है, तो उसके अंदर उसकी पहली लाइन दे रखी उन्होंने सिलेबस के अंदर सेकंड ग्रेड के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आरएस बीटेक करने दिया था। अब अपन इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, बाकी इसका आंसर आप सभी को पता है। इसका जो आंसर है वो है आरएस बीटेकर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आरएस बीटेकर। आरएस बीटेकर ने दिया था तो सभी को पता है। लेकिन हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इस विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया ये सभी को पता है, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर 3 नाम और दे रखे हैं, उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। क्या पता अगली बार एग्जामिनर इन ऑप्शन को ही अपना आधार मान के अगला क्वेश्चन दे दे। यहाँ पे पहला नाम आता है कार्ल लिनियस का। लिनियस का नाम हम सभी ने सुन रखा है, इनको फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी के इनको फादर कहते हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी के इनको फादर बोलते हैं। और सर लिनियस के बारे में क्या है, लिनियस ने सिस्टेमेटिक टर्म दी थी। कौन सी? सिस्टेमेटिक्स टर्म दी थी। लिनियस ने सिस्टेमेटिक्स टर्म दी थी। लिनियस ने सिस्टेमेटिक्स टर्म दी थी। इसके अलावा और क्या होता है, लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम दिया था, ये आपको पता होगा, बाइनोमियल सिस्टम। इसके अलावा लिनियस की 3 बुक है। ऐसे तो टोटल लिनियस की 8 बुक है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़नी है, हमें केवल इन 3 बुक के बारे में देखना है। लिनियस की 3 बुक कौन कौन सी है? स्पीसीज प्लांटेरम है, जेनेरा प्लांटेरम है, फिलोसोफिया बोटेनिका है, 2-3 बुक और है इसकी। लेकिन हमें 3-4 बुकों के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे था एक दूसरा ऑप्शन था हमारा कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस ने प्लांट टैक्सोनॉमी के फादर कहलाते हैं और सिस्टेमेटिक टर्म दी थी इन्होंने। दूसरा है बाइनोमियल सिस्टम, हम पढ़ते हैं कि किसी भी प्लांट का नाम देना है तो उसमें 2 नाम होंगे, जीनस नेम और स्पीसीज नेम। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है जॉन मेयर। जॉन मेयर ने क्या किया था? जॉन मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था।
ये एक नाम नया मिला है हमारे को। स्ट्रिकलैंड का क्या योगदान है, ये भी ध्यान रखिए। स्ट्रिकलैंड ने जूलॉजी के अंदर नोमेनकल्चर के लिए जो रूल होते हैं ना, नोमेनकल्चर के लिए रूल दिए थे। जूलॉजी के अंदर एनिमल्स का नाम कैसे देना, जूलॉजिकल नाम देना, उसके लिए जो रूल दिए थे वो दिए थे स्ट्रिकलैंड ने दिए थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। हमने चारों ऑप्शन का देख लिया एनालाइज करके। उसने पूछा था 5 किंगडम विटेकर। सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर जो सिलेबस जहां से शुरुआत होता है उसके अंदर जो पहली लाइन लिखी हुई है सिलेबस की वो दे रखी है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और वहां से सीधा क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी से हो रहा है। मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से पुट हुआ है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 11th-12th के अंदर ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हेटेरोस्पोरी के बारे में पूछा इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने पूछा हेटेरोस्पोरी के बारे में। देखिए क्वेश्चन पूछा है हेटेरोस्पोरी के बारे में, टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन लिया गया है। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या होता है, तो हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है, क्वेश्चन कहां से आया, हेटेरोस्पोरी से आया है। ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर आ रखा है। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या हुआ सर, हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ स्पोर, टू टाइप्स ऑफ स्पोर। कौन कौन से स्पोर, दो टाइप के। तो इसके अंदर आप सभी को पता है, एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा हमारा माइक्रोस्पोर्स, दूसरा होता है हमारा मेगास्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर, मेगास्पोर्स। एक हमारा माइक्रोस्पोर है, दूसरा मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोर कौन सा स्पोर होता है, जो मेल स्पोर होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो मेगास्पोर होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल स्पोर। अब देखिए यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि यूपी के एग्जाम के अंदर कि हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइटा के अंदर कितने जेनेरा के अंदर होती है, कितने जीनस के अंदर होता है। तो आप याद रखना है, तो हेटेरोस्पोरिया और टेरिडोफाइटा के अंदर 9 जेनेरा के अंदर होती है। कितने जेनेरा में होती है, 9 जेनेरा के अंदर होती है हेटेरोस्पोरी। अब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, तो 9 जेनेरा है, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। हमारे को ध्यान रखने हैं जो हमारे एनसीईआरटी और बीएससी तक है। तो सबसे पहले आप नाम रखो एजोला है, उसके बाद मार्सिलिया है, उसके बाद साल्विनिया है, उसके बाद आइसोइटिस है, उसके बाद स्टाइलिस है, उसके बाद रेजिलेरियम है, एक पिनुलेरिया है, एक प्लेटिजोमा है। इस प्रकार से 9 इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन हमारे को यहाँ क्या पूछा है, हेट्रोस्पोरी का उदाहरण कौन सा है। तो आप देखिए लाइकोपोडियम ये नहीं हो सकता, ओफियोग्लोसम भी नहीं हो सकता, और एडियंटम भी नहीं हो सकता, लेकिन आइसोइटिस का एग्जाम्पल है। सेकेंड ग्रेड के अंदर इस हेट्रोस्पोरी से 2 क्वेश्चन आए हैं। कुछ नहीं पूछा उन्होंने, केवल एग्जाम्पल पूछा है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये निकल रहा है कि हेट्रोस्पोरी वाले टॉपिक में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कवक के अंदर, फंगी के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है फंगी के अंदर कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो इस पे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ग्लाइकोजन जो होता है वो इस फंगस के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब इसने यहाँ पे दे रखा है सेलुलोज, ये प्लांट की सेल वॉल के अंदर होता है। कहाँ होता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर। उसके बाद इसने दे रखा स्टार्च, ये प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। इसका है प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। उसके बाद ग्लूकोज जो होता है वो हर जगह होता है, हमारे अंदर भी ग्लूकोज होता है एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो इन्होंने पूछा है जिम्नोस्पर्म से पूछा है। कहां से पूछा है, जिम्नोस्पर्म से। क्वेश्चन क्या पूछा है, चिलगोजा है। आपने नाम सुने होंगे दो, एक तो हमारा नाम आता है चिरपाइन, क्या आता है चिरपाइन, दूसरा आता है चिलगोजा।
चिलगोजा। अब चिलगोजा क्या है, इसने पूछा चिलगोजा क्या है, चिलगोजा क्या चीज है। मैं बता देता हूँ, चिलगोजा जो होता है वो पाइनस की एक स्पीसीज है। आप अभी ये ध्यान रखो, पाइनस जिम्नोस्पर्म के अंदर उसका जो ड्राई सीड होता है, कौन सा सीड, ड्राई सीड, उस ड्राई सीड को हम बोलते हैं चिलगोजा बोलते हैं। और वो यूज कहाँ होता है, खाने के लिए काम आता है हमारे लिए। अब एग्जामिनर इससे आगे जाके भी पूछ सकता है इस बार। अब उसके मन में ये आ गया कि पाइनस की कौन सी स्पीसीज के अंदर ये होता है, तो ये बात ध्यान रखना आप। इसका आंसर तो ये हो गया, पाइनस का सीड है। कैसा सीड है, ड्राई सीड है। लेकिन बाई चांस अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि पाइनस की कौन सी स्पीसीज के अंदर ये पाया जाता है, तो ध्यान रखना पाइनस की एक स्पीसीज है पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना, ये स्पीसीज है पाइनस जियार्डियाना, इसके अंदर ये पाया जाता है। सभी को पता है कि ये पाइनस के अंदर होता है। अब पाइनस का भी क्या है, सीड है। लेकिन अगर उसने बाई चांस उसने ये पूछ लिया कि कौन सी स्पीसीज के अंदर ये है, तो ये पाइनस जियार्डियाना, इसको चिलगोजा भी कहते हैं। एक है चिरपाइन, एक स्पीसीज आएगी पाइनस की, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइनस रिकॉन्डिटा, ऐसे भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। ये पाया जाता है जियार्डियाना के अंदर। एक पाइनस की स्पीसीज है और ये उसके अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं चिरपाइन। फिर ये पाइनस का फल तो हो नहीं सकता, और कौन भी नहीं है, नर और फीमेल कौन नहीं है। इसका आंसर है पाइनस का सीड। अगला क्वेश्चन हमारा, ये सभी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ रखे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि कौन सी फंगी से सिट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्परजिलस नाइजर। सर बाकी वाले ऑप्शन के बारे में, पक्सिनिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लू मोल्ड, ब्लू या ग्रीन मोल्ड, ब्लू या ग्रीन मोल्ड। अब इसको ब्लू या ग्रीन मोल्ड हम लोग क्यों बोलते हैं, कोई कारण होगा ना। उसका रीजन ये है कि इस पक्सिनिया के अंदर जो कोनिडिया बनते हैं ना, कोनिडिया, उस कोनिडिया का जो कलर होता है वो हमारे ब्लू और ग्रीन होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लू या ग्रीन मोल्ड। राइजोपस सभी को पता है कॉमन ब्रेड मोल्ड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड। फाइटोप्थोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके द्वारा एक रोग हुआ था प्लांट के अंदर, इसको हम कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ सकते हैं कि फाइटोप्थोरा के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेकिन याद ये रखना है, एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है, आयरलैंड का अकाल, आयरलैंड का अकाल के लिए कौन सा कवक उत्तरदायी है। आयरलैंड देश के अंदर पोटैटो की वहाँ एग्रीकल्चर लैंड थी, वहाँ खेती की हुई थी, उसके अंदर ये रोग करता है, ये कवक फाइटोप्थोरा करता है। एक बार किसी शायद एमपी के एग्जाम में था या किसी एग्जाम के अंदर ये पूछ रखा था, सन पूछ रखा था उन्होंने, का जो सन हो याद रखना 1845। आरपीएससी बहुत कम पूछती है, एक किसी पेपर में देखा था वहां पे इन्होंने सन पूछ रखा था कि किस सन के अंदर ये अकाल पड़ा था। इसको हम फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं, आयरलैंड का अकाल, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन है, इसने डाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्रायोफाइट में बीजाणुविद अवस्था होती है। इसका मतलब हुआ कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, कौन सी, इसका मतलब होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट स्टेज कैसी होती है, ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है। देखिए आपको पता है कि एल्गी के अंदर उसकी जो मेन प्लांट बॉडी वो किसकी बनी होती है, एल्गी के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। कैसी होती है, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा के अंदर कैसी होगी, ब्रायोफाइटा के अंदर भी जो उसकी मेन बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट। इसने क्या पूछा है, इसने स्पोरोफाइट का पूछा है कि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट अवस्था कैसी होती है। जब आपको पता है कि ब्रायोफाइटा के अंदर उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, तो आप देखिए, और ये भी आपको पता है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर। उसमें पहला ऑप्शन आ रहा है कि गैमेटोफाइट पर आश्रित तथा दीर्घकालिक,
हाँ, ये बात सही है कि वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पीछे लिखा है दीर्घकालिक। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है ब्रायोफाइट के अंदर। दूसरा ऑप्शन आ रहा है गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट तथा शॉर्ट लिव्ड यानी अल्पकालिक। हेलो हेलो, क्या? एक मिनट, पाँच क्लास में तो पाँच फोन करा। नहीं, वो बैग रूम पे, मैं आ रहा हूँ वापस, मैं अभी क्लास में हूँ। देखिए, ब्रायोफाइट हम कहाँ पढ़ रहे थे कि हाँ कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, लेकिन स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव नहीं होता, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइटा के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए लिव रहता है, क्योंकि मेन बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट है, ना कि स्पोरोफाइट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लैक मोटाइल सेल इन देयर लाइफ साइकिल। सबको पता है कि क्वेश्चन पूछ रखा है लैक मोटाइल सेल, ऐसी कौन सी एल्गी है जिसकी लाइफ साइकिल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है। तो आप सभी को पता है कि इसका एग्जांपल कौन सा होगा। एक तो हो जाएगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, या आप इसको साइनोफाइसी बोल दो। एक तो हमारा हो जाएगा साइनोफाइसी, साइनोफाइसी। दूसरी इसके अंदर कौन सी आएगी, दूसरा इसका एग्जांपल है रेड एल्गी। कौन सी है, रेड एल्गी। यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने, ऑप्शन में क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, डेंथोफाइसी और रोडोफाइसी। तो हमें पता है कि साइनोफाइसी और रेड एल्गी के अंदर मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी, रेड एल्गी। लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा और चालाकी करे, वो रोडोफाइसी को ऑप्शन में नहीं देता, वो यहाँ पर ना तो रोडोफाइसी देता ना साइनोफाइसी देता, फिर आपको पूछता कि इनमें से किसके अंदर मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं होती है, तो आपका आंसर जाता फियोफाइसी के अंदर। क्यों जाता, मैं आपको वो बताता हूँ। एनसीईआरटी लेवल पर, बीएससी लेवल तक आपको नहीं मिलेगा ये कि फियोफाइसी की जो, एक मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन के अंदर रोडोफाइसी और साइनोफाइसी नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता, तो हमारा बेस्ट आंसर जो होता वो होता फियोफाइसी। अब क्यों होता फियोफाइसी, सुनो। फियोफाइसी की जो वेजिटेटिव सेल होती है, ध्यान से सुनना, फियोफाइसी क्लास के जो एग्जाम्पल होते हैं उसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल होती है, उसके अंदर तो मोटाइल सेल होती है, वो तो मोटाइल सेल होती है, मतलब उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है। लेकिन फियोफाइसी की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो गैमीट होते हैं, उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर मैंने ये कहा ना कि फियोफाइसी की वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन फियोफाइसी की जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो गैमीट होते हैं, उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं। बेस्ट आंसर यहाँ रोडोफाइसी है। अगर रोडोफाइसी और साइनोफाइसी ऑप्शन में नहीं होते तो हमारा ऑप्शन ज्यादा फियोफाइसी के ऊपर। यहाँ इसका राइट आंसर है रोडोफाइसी। अब हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स पूछा है। अब आपको पता है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आया है। इसने पूछा है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स कौन सा है, तो सबको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। कौन सा हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटिस्टा। आगे हमारा क्वेश्चन है, इसने पूछा क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी के बारे में क्वेश्चन में इसने पूछा है, क्लोरोफाइसी के बारे में पूछा है। अब देखिए, इसने पूछा क्लोरोफाइसी वर्ग का लक्षण कौन सा नहीं है या है, ये इसने पूछा है क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सा कैरेक्टर सही है ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पे हमने पीछे वाले क्वेश्चन हमने क्या देखा था कि
रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर मोटाइल सेल एब्सेंट होती है। तो वहां पे अब आपको पता पड़ गया कि रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में कोई मोटाइल सेल नहीं होती है, लेकिन इसने यहाँ पे पूरे क्लोरोफाइसी के अंदर पूछ लिया है। क्लोरोफाइसी के अंदर आपको पता होगा कि जो क्लोरोफाइसी जो एग्जाम्पल है, जो ग्रुप है, उसके अंदर जो फ्लेजिला होती है, पहले ऑप्शन देखो इसने क्या क्या दिया। इसने एक तो दे रखा है पिगमेंट, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। उसके बाद इसने आगे दिया है फ्लेजिला की संख्या, मतलब क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है और उसमें फ्लेजिला की संख्या कितनी होती है। तो हमारे पास तीन मेंबर है, क्लोरोफाइसी, दूसरा हो जाएगा हमारा फियोफाइसी, तीसरा हो जाएगा हमारा रोडोफाइसी। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी। हमें पता है कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यही होते हैं ना, हमें पता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद फियोफाइसी के अंदर हमें यह भी पता है कि जो क्लोरोफाइसी ए होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, लेकिन फियोफाइसी ग्रुप आ गया तो इसके साथ में आ जाएगा क्लोरोफिल सी। फिर रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी ए जो ए होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, लेकिन इसके साथ में रोडोफाइसी यहाँ आएगा क्लोरोफिल डी। अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन, इसका जो पहला ऑप्शन उसमें दे रखा सी, सी का मतलब ये फियोफाइसी में, तो हमारा ये ऑप्शन कट हो गया पहले से ही। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, डी आ रहा है मतलब ये रोडोफाइसी का, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इसका मतलब क्लोरोफाइसी के अंदर भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। अब अपन आगे चलते हैं, चौथा ऑप्शन देखो, चौथे में भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में पीछे लिखा हुआ नो फ्लेजिला, यहाँ आगे लिखा हुआ 2 से 8 फ्लेजिला, 2 से 8 फ्लेजिला। तो हमें पता है कि रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर कोई फ्लेजिला नहीं होती है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट हो गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, 2 से 8 फ्लेजिला प्रेजेंट होती है क्लोरोफाइसी के अंदर। ये क्वेश्चन अच्छा आया एक। इसने पूछा है कि सबसे बड़ा युग्मक किसका होता है। क्वेश्चन कहां से आया, जिम्नोस्पर्म से आया है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे बड़ा मेल गैमेट किसका होता है। ऑप्शन देखिए, मैं आपको इसके, आपको पता होगा इसका आंसर है साइकस, लेकिन एक बात और, ये एनसीईआरटी के अंदर है, एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए साइकस के अंदर क्या क्या इसके जो है पार्ट वो बड़े होते हैं। साइकस का मेल कौन, साइकस का मेल कौन, साइकस का मेल गैमीट, साइकस का मेल गैमीट, साइकस का ओव्यूल और साइकस का एग। ये चीजें ध्यान रखना, ये जो चारों मैंने लिखी है ना, ये लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। एनसीईआरटी में तय दिया हुआ है मेल कौन किसका बड़ा होता है, तो साइकस का होता है, लेकिन मैंने आपको और बता दिए साइकस का मेल कौन, साइकस का ओव्यूल, साइकस का एग, ये सभी लार्जेस्ट होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जिम्नोस्पर्म से आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। अब आपको पता होगा कौन सा जिम्नोस्पर्म राजस्थान में पाया जाता है, सबको पता है इफेड्रा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, इफेड्रा। लेकिन एग्जामिनर ने इससे आगे का सोच लिया, तो उसने अगर ये पूछ लिया कि इफेड्रा की कौन सी स्पीसीज है वो पाई जाती है, तो ध्यान रखना एक इफेड्रा की स्पीसीज आती है, इफेड्रा की स्पीसीज है इफेड्रा फोलिएटा, फोलिएटा ये स्पीसीज है। हमारे राजस्थान के अंदर जो इफेड्रा फोलिएटा की जो स्पीसीज है वो पाई जाती है। यहाँ तो इतना ही पूछा है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, लेकिन अगर बाई चांस वो थोड़ा आगे सोच ले एग्जामिनर, तो आप ध्यान रखना कि जो फोलिएटा है ना वो भी इफेड्रा फोलिएटा यहाँ पाया जाता है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ साथ में पंजाब के अंदर भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसने पूछा है कि माइकोप्लाज्मा बाकी वाले प्रोकैरियोट से अलग कैसे है। माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम द, माइकोप्लाज्मा
डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट से डिफरेंट कैसे है? हमारे को ये पता है कि माइकोप्लाज्मा किसका एग्जांपल है? माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट का एग्जांपल होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा अलग कैसे हुआ? तो आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, तो कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। बाकी प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स का है, हमें पता है कि माइकोप्लाज्मा सेल वॉल लेस होता है, इसके अंदर कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लाइकेन आर द मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेन किस प्रदूषक का संकेतक है? तो इसका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा है कि फादर ऑफ एल्गी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, तो यहाँ पे आप थोड़े ऑप्शन देख लो। फादर ऑफ एल्गी सबको पता है कौन है? एफ.ए. फ्रिट्ज। तो हमारा एफ.ए. फ्रिट्ज ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी है, लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन दे रखा है एम.ओ.पी. अयंकर। एम.ओ.पी. अयंकर जो है इंडियन फादर है। कौन है? इंडियन फादर, ये इसके इंडियन फादर है। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्मिथ। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का। क्या दिया था? क्लासिफिकेशन। एल्गी के अंदर जो हमारी बीएससी बुकों के अंदर हम या जिस आधार पर एल्गी का क्लासिफिकेशन करते हैं, हम जिसको आधार मानते हैं, वो हमारा फ्रिट्ज का स्मिथ का क्लासिफिकेशन है। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। और एफ.पी. फ्रिट्ज फादर ऑफ एल्गोलॉजी। और जो ये है ना एम.एस. रंधवा, ये भी एल्गोलॉजी से संबंधित है और अपने इंडिया के है। अगला क्वेश्चन अच्छा पूछा इसने, किसी ने अच्छे से अगर समझा है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है वो। ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेक्यूफाइटा। निम्नलिखित में से ट्रेक्यूफाइटा के अंदर किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रेक्यूफाइटा क्या है। तो ट्रेक्यूफाइटा का मतलब मैं ये मान लूं जिसके अंदर ट्रेकिड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? ट्रेकिड्स। अब ट्रेकिड्स का मतलब वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम। ट्रेकिड्स का मतलब जिस ग्रुप के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट हो। अब वेस्कुलर सिस्टम का मतलब जिन प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता हो। अब आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एल्गी के अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर भी एब्सेंट होते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों ग्रुप के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब जिन ग्रुप के अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेक्यूफाइटा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, इसने पहला ऑप्शन दिया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ट्रेक्यूफाइटा ग्रुप के अंदर है। जिम्नोस्पर्म भी है, टेरिडोफाइटा भी है, तो इसका सही हो जाएगा डी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, इसलिए हम ब्रायोफाइटा को ट्रेक्यूफाइटा के अंदर इंक्लूडिंग नहीं करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन आया एक और, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज द आर्ची एंजियोस्पर्म रिजेंबल विद द जिम्नोस्पर्म। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जिसमें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के समान है? अब आप ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ओवेरी। आपको पता है जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवेरी एब्सेंट होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर ओवेरी प्रेजेंट होती है। ओवेरी का मतलब अंडाशय भित्ति या फल भित्ति। दूसरा इसने ऑप्शन दिया है बीजांड की उपस्थिति, ओव्यूल की प्रेजेंस। ओव्यूल जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होता है और एंजियोस्पर्म के अंदर भी होता है। तीसरा है भ्रूणपोष की गुणिता, मतलब प्लोइडी ऑफ एंडोस्पर्म। अब आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हैप्लोइड होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा होता है? ट्रिप्लोइड होता है। और चौथा ऑप्शन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? ये करेक्टर किसका है? एंजियोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म का, ये करेक्टर एंजियोस्पर्म का है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है, इसने पूछा है कि किस लक्षण में दोनों आपस में समानता रखते हैं। तो आपको पता है कि ये तीनों ऑप्शन आपस में समानता नहीं है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ओवेरी, वो मतलब समानता रखते हैं, क्योंकि ओवेरी
नहीं सॉरी, इसका 2 नंबर राइट है, प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में भी है और एंजियोस्पर्म में भी है। उसका राइट कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। ये हमारा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, ये अभी वाला जो एग्जाम हुआ था 23-24 वाला, उसके अंदर क्वेश्चन आ रखा है। उसने पूछा था जो टेक्सोनोमिक हायरार्की होती है, अपन किंगडम से शुरू करते हैं, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इसका सीक्वेंस क्या है, ये पूछा था। हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये मुख्य 7 होती है, लेकिन उसका सीक्वेंस पूछते हैं। एक ट्रिक है इसकी, मैं बता देता हूँ। केडीसी ऑफ, केडीसी की गर्लफ्रेंड सुमन ऑफ हो गई। केडीसी लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुमन, वो ऑफ हो गई। यहाँ से देखिए आप, ये किंगडम हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, क्लास हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, फैमिली हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसने क्या पूछा, सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखो डिवीजन है, डिवीजन के बाद क्लास आनी चाहिए, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली। तो हमारा ये ऑप्शन सेट बैठ रहा है। ये ट्रिक याद रखना, केडीसी ऑफ जीएस, केडीसी की गर्लफ्रेंड थी सुमन, वो ऑफ हो गई। ऑफ को बाद में लिखना, पहले मत लिखना। ये वापस क्वेश्चन आ गया आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस विटेकर से आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? आर एस विटेकर ने जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो किस आधार पे दिया था, उसका बेस क्या था? तो आप सभी को पता है, उसमें न्यूट्रिशन का मोड क्या है, उसमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, और उसकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान कौन काम करता है। अब आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट ग्रुप के अंदर आता है, तो प्रोकैरियोट के अंदर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसने पूछ रखा है कि एक ऐसा ऑर्गन पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। तो आप देखिए इसका आंसर है म्यूजोसोम्स। अब मैं बताता हूँ ये क्यों काम करता है, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या याद रखना है, म्यूजोसोम की खोज किसने की थी? एफ जेम्स ने की थी। ठीक है, अब आप ध्यान रखो, मीजोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के समान क्यों कार्य करता है। तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। कौन से? ऑक्सीकारी एंजाइम। तो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, वही के वही एंजाइम कहां पाए जा रहे हैं? मीजोसोम्स के अंदर पाए जा रहे हैं। इसलिए मीजोसोम्स को हम एनालॉग मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के समान। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, उससे पहले आप ये देखिए, मीजोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। उससे पहले ये देखो मीजोसोम्स कैसे बनता है। ये जैसे हमारे बैक्टीरिया की कोई एक बैक्टीरिया है, बाहर वाली हमारी सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की ओर वलित होने से मीजोसोम्स का निर्माण होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर वलित होने से मीजोसोम्स का निर्माण होता है। और मीजोसोम का काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर आप आगे देखोगे तो मीजोसोम 2 प्रकार के होते हैं, पेरिफेरल मीजोसोम्स और सेंट्रल मीजोसोम। जो पेरिफेरल मीजोसोम होता है वो यहाँ पर पाया जाता है, मतलब उस सेल मेम्ब्रेन के पास में, और जो सेंट्रल मीजोसोम्स होता है वो यहाँ बीच में पाया जाएगा, सेंटर के अंदर। अब सेंट्रल वाले का काम क्या होगा? जो सेंट्रल मीजोसोम्स है उसका काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन करना, दूसरा उसका काम होता है सेल डिवीजन करना। अब जो पेरिफेरल वाला जो मीजोसोम्स होता है उसका काम होता है हमारे सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या करता है? सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। इसके अलावा उसका एक काम और भी होता है, ये बाहर जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण करता है समझ में? तो ये मीजोसोम्स हो जाएगा इसका। ये वापस वहां से आ गया हमारा हेटेरोस्पोरी से। मैंने कहा था ना सेकंड ग्रेड के अंदर इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये दूसरा हो गया हेटेरोस्पोरी वाला। तो इसका आपको एग्जांपल याद रखने थे, यहाँ आपके सीधा दिया हुआ मार्सिलिया, इसका हो जाएगा मार्सिलिया। ये क्वेश्चन क्लोरोफाइसी से आया है। क्वेश्चन क्या पूछा? इनमें से कौन सा सदस्य क्लोरोफाइसी के अंदर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ चारों के चारों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, कारा, उडोगोनियम, स्पाइरोगाइरा, क्लेडोफोरा, ये चारों को चारों ग्रीन है। इनका कलर जो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ग्रीन एलगी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन चारों का कलर ग्रीन है। अब इसने पूछा है कि इनमें से क्लोरोफाइसी का सदस्य कौन सा नहीं है, क्लोरोफाइसी का सदस्य कौन सा नहीं है। तो आप देखिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है कारा।
कारा का कलर ग्रीन होता है, लेकिन ये क्लोरोफाइसी का नहीं है। पहले हुआ करता था क्लोरोफाइसी के अंदर, अब वर्तमान के अंदर इसको रखा गया केरोफाइसी के अंदर। इसकी एक नया ग्रुप बनाया गया, इसकी नई फैमिली बनाई गई है, नई क्लास बनाई गई है। तो वर्तमान में कारा क्लोरोफाइसी के अंदर नहीं है, केरोफाइसी के अंदर है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज प्रेजेंट। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र बीजाणुविद। बीजाणुविद गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा किस ग्रुप के अंदर होगा? इनमें से आपको जो भी एडवांस लगे ना उसके अंदर। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट कहाँ होगा? जो बड़े प्लांट है उसके अंदर होगा। तो यहाँ आप देखिए एंथोसिरोस ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मार्केंसिया एक ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी नहीं होगा। क्यूनेरिया ये भी ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन है एडियंटम। एडियंटम इन तीनों से ज्यादा एडवांस है, तो एडियंटम के अंदर इनकी तुलना में स्पोरोफाइट ज्यादा एडवांस होगा। इसका आंसर राइट हो जाएगा एडियंटम। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि बैक्टीरिया की सेल है, इसने पूछा है कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है हमारी, ये बैक्टीरिया की सेल है, इस सेल के अंदर इसका ये मेन न्यूक्लियस है बैक्टीरिया का, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा और न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और इस प्लाज्मिड के अंदर सेम इस मुख्य डीएनए की तरह रेप्लिकेशन करने की प्रवृत्ति होती है। इसका हो जाएगा प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होगा, जिसने बीएससी लेवल का पढ़ा है वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। आप देखिए क्वेश्चन, अगर आप इसमें कोई थोड़ा सा तुक्का भी लगा दे तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन अगर इसको समझ रखा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इसने पूछा है कि फंगी, इसने क्वेश्चन में पूछा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा और फंगी के बीच में कड़ी कौन सी है? इसने यहाँ पर आपको 4 क्लास दी है, साइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरो सॉरी कीटिडियोमाइसिटीज। कौन सी? कीटिडियोमाइसिटीज। 4 क्लास दे रखी है। अब इसने पूछा इन चारों क्लास में से ऐसी कौन सी क्लास है जो यहाँ पे आएगी, उस क्लास के अंदर थोड़े करेक्टर प्रोटिस्टा के होंगे और थोड़े करेक्टर फंगी के होंगे। इसका आंसर है कीटिडियोमाइसिट्स। कीटिडियोमाइसिट क्लास यहाँ बीच में आएगी। कीटिडियो आपको अगर प्रोटिस्टा में फंगी में जाना है तो धीरे धीरे एक बीच में क्लास आएगी कीटिडियोमाइसिटीज। उस कीटिडियोमाइसिटीज के अंदर प्रोटिस्टा के भी करेक्टर होंगे और फंगी के भी करेक्टर होंगे। और ध्यान ये रखना, कीटिडियोमाइसिटीज के एक क्लास है कीटिडियोमाइसिटीज, इसका जो ग्रुप होता है वो होता है माइकोमाइकोटिना। सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। फंगी का एक ग्रुप है माइकोटा, उस माइकोटा को फिर 2 ग्रुप में बांटा इन्होंने। पहला ग्रुप है कीटिडियोमाइसिटीज, दूसरा है इसके जैसा ही है, उसका नाम है स्ट्रामिनोपिला। क्या है? स्ट्रामिनोपिला। अब उसका जो पहला है ना कीटिडियोमाइसिटीज, ये उस स्ट्रामिनोपिला से अलग कैसे है? तो आप देखिए इस ये जो क्लास है कीटिडियोमाइसिटीज, इसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उन एग्जाम्पल के अंदर एक फ्लैजिला होगी। कितनी फ्लैजिला होगी? एक फ्लैजिला होगी, सिंगल फ्लैजिला होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये जो सिंगल फ्लैजिला होती है ये इसके लेटरल साइड के ऊपर होती है, न कि आगे की ओर होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर पार्ट। पोस्टेरियर पार्ट, ये जैसे हमारा ऐसे बना हुआ है ना, तो फ्लैजिला यहाँ पे नहीं होगी, इसके यहाँ पर होगी कीटिडियोमाइसिट्स के अंदर। और ये एक बात और, ये यूनिसेलुलर है। कैसी क्लास है? यूनिसेलुलर। ये क्लास, इस क्लास के मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरी बात क्या है? इसके अंदर एक फ्लैजिला होती है, और वो एक फ्लैजिला कहाँ पे होती है? उसके लेटरल साइड के अंदर होती है, ना कि उसके एंटीरियर पार्ट पे होती है। अब इसके साथ में इसकी दूसरी क्लास है स्ट्रामिनोपिला। कौन सी है? स्ट्रामिनोपिला। उस स्ट्रामिनोपिला में क्या होता है? उस स्ट्रामिनोपिला के अंदर एक भी फ्लैजिला हो सकती है या 2 भी फ्लैजिला हो सकती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, उस क्लास के अंदर जो 2 फ्लैजिला होती है वो उसके एंटीरियर पार्ट पे होती है, वो फ्लैजिला इसके यहाँ पर होगी, ना कि यहाँ पे होगी। डिफरेंट, ये एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा आपके। ये वापस वो माइकोप्लाज्मा वाला सेम आ गया क्वेश्चन। इसने यही पूछा है कि माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न कैसे है, तो वापस यही सेम है, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। एब्सेंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की एब्सेंट।
ये वापस नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसने पूछा है कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर किसका अभाव होता है। तो आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप, तो केंद्रक का आवरण होता है वो, और प्लास्टिड ये उसमें एब्सेंट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। इसने पूछा है कि कौन सा पद है नर व मादा जनन संरचनाओं के भिन्न भिन्न पादपों पर उपस्थित वर्णन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। हमारे पास दो टर्म आते हैं, एक आता है मोनोइसियस, हमने पढ़ रखा, एक होता है मोनोइसियस, एक होता है डायोइसियस। अब डायोइसियस का मतलब क्या हुआ, जब मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो, सॉरी, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट के ऊपर हो, उसको अपन बोलते हैं डायोइसियस। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, डायोइसियस। हेटेरोथैलिक का मतलब क्या हुआ, डायोइसियस। है समझ में। मोनोइसियस कंडीशन, सॉरी डायोइसियस कंडीशन, हेटेरोथैलिक कंडीशन और यूनिसेक्सुअल कंडीशन, तीनों ही एक कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है, मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट के ऊपर होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट पे होगा। लेकिन यहाँ एक तीसरा ऑप्शन दे रखा मोनोइसियस, इसका मतलब हो गया कि एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ एक ध्यान रखना, इसने दे रखा नहीं होता है, यहाँ दे रखा नॉट। इनमें से कौन सा इनमें से अलग है, या कौन सा ऐसा है जो मतलब इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अच्छे से समझना है, उसको एक दो बार वापस पढ़ना धीरे धीरे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका आंसर है मोनोइसियस। ये क्वेश्चन वापस आपके आया है, मोनेरा से आया है। तो क्वेश्चन हर जगह से उठ रहा है। ये क्वेश्चन मोनेरा का आया है। क्या पूछा है, इसने पूछा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया डेट लैक सेल वॉल, सही है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, उसके चारों ओर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसने क्वेश्चन में पूछा गलत कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया आर स्मॉल इन्फेक्शन एजेंट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ होस्ट। साइन क्या बोली है, रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट, नहीं वायरस नहीं है जो मतलब सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा। वायरस सेल के अपने होस्ट के अलावा बाहर वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो अपने होस्ट के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो ये लाइन गलत है। अपना राइट आंसर होगा वो तो होगा 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा है वायरोइड्स आर इन्फेक्शन आरएनए मॉलिक्यूल, सही है, वायरोइड्स के अंदर आरएनए होता है। और चौथा है प्रोटीन्स, सॉरी प्रियोन्स, प्रियोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और वो भी रोग फैलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है हमारा द एग्जाम्पल ऑफ एल्गल कॉलोनी। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉलोनी का एग्जाम्पल है, मतलब ऐसी एल्गी जो ग्रुप बना के रहती हो। तो आप सबको पता है वॉल्वॉक्स। लेकिन बाई चांस एग्जाम्पल पूछ ले उस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर कितनी वॉल्वॉक्स की सेल होती है, तो ध्यान रखना ये सेल की संख्या 50 से 500 तक हो सकती है। वॉल्वॉक्स की ये कॉलोनी के अंदर जो वॉल्वॉक्स पाई जाती है वो 50 से 500 तक उसकी सेल हो सकती है। बाकी ये सबको पता है कॉलोनी का एग्जाम्पल कौन सी एल्गी है, वॉल्वॉक्स है। और ये भी ध्यान रखना वॉल्वॉक्स मोटाइल एल्गी है, मोटाइल कॉलोनी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, इसने पूछा है कि ऐसी कौन सी फंगी है जो गोबर के ऊपर पाई जाती है, डंग के ऊपर। आप सबको पता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस। गोबर के ऊपर पाई जाने वाली फंगी को अपन क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस। एग्जाम्पल कौन सा है, पिल्लोबोलस। कौन सा है, पिल्लोबोलस। कोप्रोफिलस का एग्जाम्पल है पिल्लोबोलस, पिल्लोबोलस। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ब्रायोफाइटा अगर सभी ने पढ़ा है तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। पहला ऑप्शन इसने दिया है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपको पता है ब्रायोफाइट को अपन एम्फीबियंस बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है द इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इन द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ने पूछा है द इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इन द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ब्रायोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, उस गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड रहता है। यहाँ इसने लिखा इंडिपेंडेंट, गलत हो गया ना। तीसरा ऑप्शन है दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट, सही बात है, ब्रायोफाइट नॉन वेस्कुलर प्लांट है। चौथा ऑप्शन है द रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, ये भी बात सही है, ब्रायोफाइटा स्पोर के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अपना यहाँ राइट आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है,
यहाँ पे लिखा है कि डिपेंड नहीं होता है, तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है, तो गलत ये लाइन है, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। ये क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। कथन और कारण दे रखे हैं, नीचे उसके ऑप्शन दे रखे हैं। कथन क्या है, इसने कहा कि पाइनस की लकड़ी जो होती है वो व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। पाइनस की लकड़ी जो होती है वो कमर्शियल इंपॉर्टेंट है। सही बात है भाई, पाइनस की लकड़ी जो आती है हमारे वो व्यवहारिक व्यावसायिक रूप से उपयोग में आती है। लेकिन कारण क्या लिखा है उसका नीचे, उसने कारण लिखा है पाइनस की लकड़ी जो है विरल दारुक, इंग्लिश में आओ आप, इसने लिखा है कि पाइनस की लकड़ी मेनोजाइलिक होती है। अब 2 टर्म आती है हमारे पास, पहला आता है मेनोजाइलिक, आपने पढ़ा होगा ये, दूसरा आता है पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। अब आप देखिए कि मेनोजाइलिक का मतलब क्या होता है और पिक्नोजाइलिक का मतलब क्या होता है। हम पहले देखते हैं मेनोजाइलिक। ऐसा प्लांट, ऐसी वुड, ध्यान रखना ऐसी वुड जिसके अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो, जिसके अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा हो। अब आपको पता है जिस वुड के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा होगी तो वो वुड कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल है साइकस। क्या, साइकस। पिक्नोजाइलिक, ऐसी वुड जिसके अंदर पित्त की मात्रा कम हो, जिसके अंदर पित्त की मात्रा कम हो। जब जिस वुड के अंदर पित्त की मात्रा कम होगी तो वो वुड हो जाएगी हार्ड हो जाएगी। इसका एग्जांपल है पाइनस। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया, इसने क्या लिखा है, पाइनस की वुड मेनोजाइलिक होती है इसलिए हम यूज करते हैं, कमर्शियल यूज करते हैं। लेकिन हमें पता है कि मेनोजाइलिक वुड साइकस की होती है, पिक्नोजाइलिक वुड होती है पाइनस की। तो पाइनस की वुड जो होती है वो पित्त उसमें कम होता है, जब पित्त कम होता है तो हार्ड, वो वुड हार्ड होती है। जब वुड हार्ड ज्यादा होती है तब इसको हम यूज करते हैं, तो कमर्शियल यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे ये 3 नंबर। ए सत्य है किंतु आर जो है उसका वो सही तो नहीं दे रहा है। इसका ये राइट हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये बेंथम वूकर का आ गया एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से। इसने पूछा है कि जिम्नोस्पर्म को द्विबीज पत्तियों एक बीज पत्तियों के बीच में किसने रखा था, किसका दोष है। इसका हो जाएगा बेंथम और वूकर। ये आप सभी को पता है कि बेंथम वूकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उस क्लासिफिकेशन के अंदर इसने एक गलती कर ली थी कि जिम्नोस्पर्म जो डाइकोट से पहले होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख लिया जिम्नोस्पर्म को। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी मैंने पहले आपको बता दिया क्वेश्चन ये। पादों के प्लांट के कौन से ग्रुप जो है उसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। तो आपको पता है कि वेस्कुलर सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है, ट्रैक्यूफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, साइनोफाइटा। ये क्वेश्चन वैसे इसका राइट आंसर आप ब्रायोफाइटा होगा यहाँ। विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैव एम्ब्रियो। अच्छा ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने पहले पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन को। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है बट वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। अब देखिए एम्ब्रियो पाया जाता है लेकिन वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। अब ये ऑप्शन पहले से काट लो, ट्रैक्योफाइटा को आप पहले से काट लो और टेरिडोफाइटा को भी पहले से काट लो, क्योंकि हमारे को पता है ये। अब पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक बचा साइनोफाइटा, दूसरा बचा ब्रायोफाइटा। आप पहली लाइन पढ़ो, ऐसा कौन सा ग्रुप जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है कि साइनोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि साइनोफाइटा के जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, इसलिए वहां पर एम्ब्रियो नहीं बनता है। लेकिन जाइगोट के अंदर जब ब्रायोफाइटा का जाइगोट बनता है तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है। उस माइटोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है, एलगी से पूछा है, रिजर्व फूड मटेरियल, एनसीईआरटी से कवर हो रहा है हमारा ये क्वेश्चन। इसने पूछा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब कौन सा सही मैच किया हुआ ऑप्शन है। तो आप देखिए वॉल्वॉक्स कौन सी एलगी है, ग्रीन एलगी है। ग्रीन एलगी के रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। ये हमारा गलत हो गया। दूसरा एक्टोकार्पस कौन सी एलगी है, फियोफाइसी ग्रुप की है। फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, मैनिटोल होता है। ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरी आती है पॉलीसाइफोनिया।
कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। यूजर फूड मटेरियल फ्लोरिडीन स्टार्च। लैब असिस्टेंट के लिए क्वेश्चन आ रखा है, रेड एल्गी का यूजर फूड मटेरियल क्या होता है, और ये वापस यहाँ और पूछ लिया। फिर है वाउचेरिया, ये भी इसका नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीसाइफोनिया। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, फंगी विच रिक्वायर टू डिफरेंट होस्ट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ऐसी फंगी जिसको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए दो अलग अलग होस्ट की आवश्यकता होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा पक्सिनिया के अंदर रस्ट साइकिल। पक्सिनिया, उसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो वीट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है बारबेरी होता है। तो उसको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, पक्सिनिया को रस्ट डिजीज कोज करने के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा हेटेरोइशियस। क्या बोलते हैं अपन उसको? हेटेरोइशियस। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन पैथोलॉजी का है, फंगी से संबंधित है, पैथोलॉजी का है। इसने पहला रोग दिया है व्हाइट रस्ट ऑफ टी। क्या है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। आपको पता है ये किसके द्वारा होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर, एल्बुगो कैंडिडा। फिर दिया इसने, फिर आप ये देखो, रेड रस्ट ऑफ शुगर कैन। तो जो रेड रेट ऑफ शुगर कैन होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम फ्लैक्टम से होता है। उसके बाद इसने दिया है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। ये हमारा इसका हो जाएगा सार्कोस्पोरा ग्रामिनिकोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसको मिला। ये तो रटने का क्वेश्चन है, कोई समझने जैसी बात है नहीं इसमें, इसको याद करना है बस। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दे ओनली ट्रैकिड्स एंड जाइलम। पहले बता दिया मैंने, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा के अंदर होती है। और फिर इसने आगे पूछा है जिसके अंदर ट्रैकिड्स और सीव ट्यूब पाई जाती है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन वापिस आ गया, पैथोलॉजी से आ गया, रोग का पूछा इन्होंने। इस बार इन्होंने क्या पूछा, इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस के द्वारा नहीं होता है। अब आपको पता है ये जो 3 रोग है ना, नॉट ए वायरस डिजीज को, ठीक है, ये जो 3 रोग है ये तो होते हैं वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। लेकिन ये जो पहले वाला रोग है लिटी लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। माइकोप्लाज्मा, इसके द्वारा होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये भी वापस क्वेश्चन आया हेटेरोस्पोरी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, हेटेरोस्पोरी से आया। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बीज निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो बीज निर्माण के लिए आपको पता है हेटेरोस्पोरी भी होना जरूरी है। जिस प्लांट के अंदर हेटेरोस्पोरी होता है वही प्लांट बीज बनाते हैं। फिर इसने पूछा रिडक्शन ऑफ फ्री लिविंग फीमेल गैमेटोफाइट, उस गैमेटोफाइट का रिडक्शन मतलब होना जरूरी है। अगला ऑप्शन उसने पूछा है कि फ्रीडम फ्रॉम कंप्लेक्शन ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इसका लास्ट ऑप्शन है मेगास्पोर इज नॉट प्रेजेंटली स्टेबल इन मेगास्पोरेंजियम। तो इसका सही ये हो जाएगा कि मेगास्पोर का मेगास्पोरेंजिया के अंदर होना या कोई ऐसा कोई जरूरी करेक्टर नहीं होता है सीड निर्माण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा आया वापस। इसने पूछा है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन नीटम। नीटम एक जिम्नोस्पर्म है, लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जिम्नोस्पर्म का जो नीटम जो डिटेल्स ऑर्डर है, डिटेल्स ऑर्डर के कैरेक्टर किससे मिलते हैं? एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो टेट्रास्पोरिक टाइप का होता है। तो जब आपको पता है कि नीटम के कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं? एंजियोस्पर्म से मिल रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो उसके डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, वो हमेशा टेट्रास्पोरिक होता है। कैसा होता है? टेट्रास्पोरिक। अब सर टेट्रास्पोरिक क्या होता है और मोनोस्पोरिक क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। आप जब आगे पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजी, जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे उसमें आप देखोगे जो फीमेल गैमेट होता है, ये जैसे फीमेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, एंजियोस्पर्म के अंदर उसके अंदर पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर उसमें मियोसिस सेकंड होगा। तो आपको पता है मियोसिस फर्स्ट होने से 2 गैमेट बनेंगे, वापस उसमें सेकंड हो रहा तो टोटल हमारे पास 4 गैमेट आ गए या 4 स्पोर आ गए, जो भी आप मानो। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, ये जो 3 गैमेट है ना, 3 स्पोर वो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक स्पोर बचता है। वो एक स्पोर आगे डेवलपमेंट करके मेगा फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। जब एक स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण में पार्टिसिपेट होता है तो उसको अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक। लेकिन अगर
नीटम के अंदर और कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर जो 4 स्पोर होते हैं ना, यही चारों के चारों स्पोर आगे डेवलपमेंट करके फीमेल गैमेटोफाइट है एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। है समझ में? नीटम के अंदर होता है टेट्रास्पोरिक, लेकिन बाकी वाले जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है मोनोस्पोरिक। ये वापस वो हमारा सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसने पूछा है कि पाइनस के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो हैप्लोइड होती है। आपको पता है पाइनस किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। अब इसमें पहला ऑप्शन इसने दिया मेगास्पोर, तो हमें पता है कि मेगास्पोर भी हैप्लोइड होता है, मेगास्पोर हैप्लोइड है। एंडोस्पर्म भी हैप्लोइड होता है, लेकिन एम्ब्रियो कभी भी हैप्लोइड नहीं होता है, 2n होता है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आया माइक्रोस्पोर, ये भी हैप्लोइड होता है। उसके बाद मेगास्पोर, ये भी हैप्लोइड होता है। तीसरा इसने ऑप्शन दिया एंडोस्पर्म, तो हमें पता है कि पाइनस जिम्नोस्पर्म ग्रुप के अंदर आता है। जब जिम्नोस्पर्म ग्रुप के अंदर आता है तो ये भी हैप्लोइड है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि Which of the following male and female gametophyte do not have the independent free living extension? इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। सिंपल क्वेश्चन है। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहती है, सीधा सा माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे छोटी कोशिका जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहती है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है वायरस क्या है। आप सभी को पता है ओब्लिगेट पैरासाइट। ये हमारा सेकेंड ग्रेड आरपीएससी साइंस के जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है, अभी तक 5 या 6 पेपर हुए, उनमें से 31 क्वेश्चन आए। कितने? 31 क्वेश्चन प्लांट टेक्सोनोमी से आए। मैंने आपको पूरे के पूरे सोल्व करा दिए। 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से सोल्व नहीं हो रहे हैं, बाकी पूरे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर से है। कुछ क्वेश्चन बीएससी वाली बुक से आए हैं, 3 या 4 क्वेश्न है। अब हम जब हमारा अगला वीडियो लेके आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसके अंदर हम लाएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के टेक्सोनोमी से जितने भी क्वेश्चन आए, प्लांट टेक्सोनोमी, वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। वो भी ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन है। आज हमारा ये सेशन था सेकंड ग्रेड बायोलॉजी टेक्सोनोमी के लिए। ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू है। आपने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि कितने क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए हैं हर एग्जाम के अंदर, और ज्यादा लेवल नहीं आ रहा है। इन पेपर से यही कंक्लूजन निकलता है कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। उसके साथ में कुछ क्वेश्चन बीएससी से भी आ रहे हैं, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो आपके एनसीईआरटी से सोल्व नहीं हो रहे हैं। एक और मैं आपको बता दूं कंक्लूजन, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, बाकी वाले क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी प्लस कुछ टॉपिक बीएससी तक भी जाके आप पढ़िए। तो आज की क्लास में पढ़ते इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास अपन लेके आएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर 5 पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए उनका डिटेल एनालिसिस। थैंक यू।